मित्रों, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी आ गए हैं, तो एक बार डॉक्टर अमिताभ बनर्जी का खूब जोरदार स्वागत कीजिए। डॉक्टर अमिताभ बनर्जी वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार इस पूरे आंदोलन का कमान थामा और इस पूरे आंदोलन को दुनिया तक लेके गए। आज अगर रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट, और डॉक्टर पीटर मैकॉला, डॉक्टर जयंत भट्टाचार्य और सुचारित धाकड़ी अगर भारत की तरफ देख रहे हैं, डॉक्टर रायनर फिल्मिच, तो डॉक्टर अमिताभ बनर्जी की वजह से देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि भारत में एलोपैथ के अलावा भी दूसरा पैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, और उस सारे पैथ को मिला करके हम दुनिया को दिशा देना चाहते हैं। और इनकी बात से उन्होंने इत्तेफाक जताया और कहा कि डॉक्टर साहब आप भारत को करिए, क्योंकि भारत तो विश्व गुरु रहा है, हम लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन भारत में कोई आंदोलन नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं डॉक्टर अरुण कुमार का, चिराग पासवान जी का एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा कि पप्पू यादव ने भी, बिहार से पप्पू यादव ने भी हमें अपना समर्थन दिया था, उन्होंने भी समर्थन दिया। डॉक्टर रेणु कुशवाहा रोज हमसे झगड़ती है, रोज, प्रत्येक दिन। वो कहती है मैंने तो ले लिया वैक्सीन, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा आपके उपचार के लिए मैं डॉक्टर एनके शर्मा को पटना लेके आया हूं, आप चिंता मत कीजिए, डिटॉक्स कर देंगे। डॉक्टर प्रवीण सक्सेना, डॉक्टर एनके शर्मा और डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बनर्जी, आपके पास माइक है मेरे ख्याल से, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं लगाना चाहिए? देखिए, बच्चों में अभी 2 साल से पूरे दुनिया में महामारी, देशों की महामारी कह रहे हैं, कहीं से भी डेटा नहीं है कि हेल्दी बच्चे को इससे खतरा है। क्योंकि बच्चों में क्या होता है, जो रिसेप्टर होता है जिसमें वायरस अटकता है वो रिसेप्टर नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहता है, उनका थाइमस बैंड बहुत बड़ा रहता है। तो और जो डेटा है, आज तक जितना डेटा है, मिलियन बच्चों को इन्फेक्शन होता है, उसमें 1 या 2 बच्चे मरते हैं। पर अगर मिलियन बच्चे को आप वैक्सीन दोगे तो 10 या 12 को मिलियन में साइड इफेक्ट का खतरा है, जो कि ट्रायल में पाए गए हैं, और जो कि लॉन्ग टर्म आगे का तो हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं मालूम है। अमेरिका में जो डेटा है 400 या 500 बच्चे मरे थे, जो डेटा है, वो जो भी बच्चे मरे थे उनको कोई दूसरी बीमारियां हैं, बच्चों को भी दूसरी बीमारियां होती है, चाइल्डहुड कैंसर होते हैं, ल्यूकेमिया होते हैं। उसके साथ अभी क्या किया इन्होंने, कोविड का आरटीपीसीआर से टेस्ट, कोई भी दूसरी बीमारी के साथ कोई भी इंसान मरता है, उसका अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो उसको कोविड डेथ कहते हैं। तो ऐसे बच्चों में भी कोई भी बीमारी से बच्चे अगर 80% बच्चे में फैल जाता है या 40% बच्चे में फैल जाता है, तो कोई भी बच्चा, नॉर्मल बच्चे को भी 40% आरटीपीसीआर पॉजिटिव आएगा, और जो कोई दूसरी बीमारी से मरता है उसको भी पॉजिटिव आएगा। तो इससे क्या है, आंकड़े बढ़ा दिए जाते हैं। तो इससे क्या है कि एक भय बनाया बच्चों में। अगर इंडिया में, तो हमारे देश में 80% के ज्यादा बच्चों को, दिल्ली में जो सर्वे किया था, 82% बच्चों को ऑलरेडी एंटीबॉडी मिला है, मतलब उनको संक्रमण हो चुका है, उनको कोई बीमारी नहीं, उनको पता भी नहीं चला है। अगर 80% बच्चों को हो गया है, और थर्ड वेव जिसको कहते थे कि बच्चे भर्ती होंगे, आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू भर जाएगा, पीडियाट्रिक अस्पताल भर जाएगा, कोई भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ। इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि बच्चों में 80% ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी हो गया है वायरस, और पहले वाला वेरिएंट हुआ है। अभी जो ओमिक्रॉन है वो और मामूली है। और जब जो नेचुरल वायरस हमारे इन्फेक्शन होता है, नेचुरल वायरस हमारे बॉडी में 10-15 दिन रहता है, पूरा वायरस रहता है। और जब वैक्सीन आप देते हो, वैक्सीन का एक टुकड़ा देते हो, स्पाइक प्रोटीन, या कोई उसको किल करके देते हो, और एक दिन देते हो आप उसको, 4 हफ्ते बाद दूसरा डोज देते हो, 6 महीने बाद दूसरा डोज देते हो। और एक्चुअल जो वायरस होता है, पूरा वायरस करीब उसमें 40,000 रिसेप्टर रहते हैं। पूरा वायरस जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है, आपके शरीर ने पूरा वायरस को देख लिया है,
तो अगर उसमें म्यूटेशन भी होता है, नया वेरिएंट भी आता है, 1-2% से ज्यादा कोई भी वायरस म्यूटेट नहीं करता, 98% वायरस फंसा ही रहता है। तो म्यूटेशन भी होगा, जिसको नेचुरल इन्फेक्शन होगा उसको कतई दूसरा इन्फेक्शन नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो बहुत माइनर होगा। वैक्सीन से ये इसमें कोई साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात कह रहा हूँ मैं। अभी इसमें देख रहा था कमेंट्स, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि ये कौन आपने इकट्ठे कर दिए, बड़े बड़े डॉक्टर को लेना चाहिए। तो बड़े डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े डॉक्टर जो है बड़े कैसे बनते हैं, जो डॉक्टर जो चाहता है, अथॉरिटी चाहता है, जो स्पॉन्सर चाहता है, जो फार्मा चाहता है, उसकी बात मानता है, तभी वो बड़ा डॉक्टर बनता है। तो जितने बड़े डॉक्टर है, अभी एंथनी फॉची को कैसे कैसे वो बोलता है, कभी बोलता है मास्क नहीं पहनो, कभी बोलता है मास्क पहनो, कहता है कि नेचुरल इम्यूनिटी, हमको पता नहीं है कितने दिन रहेगा। इसमें विज्ञान की बात नहीं है, कॉमन सेंस ये है कि अगर 15 दिन हमारे शरीर में देखा है 100% वायरस को, उसमें अगर 2% म्यूटेशन होगा, 98% वायरस वो है, कितना भी वो शकल बदल के आएगा, वो पहचान जाएगा हमारा बॉडी। जो पहले जो चाइना में हुआ था SARS-1, अभी उन्होंने स्टडी किया है, सिंगापुर में स्टडी किया है, स्वीडन में स्टडी किया है, 17 साल बाद भी जो SARS-2 आया है, जिनको SARS-1 हुआ था 17 साल बाद भी उनका टी सेल एक्टिव है, 17 साल बाद भी इतना चेंज हो गया वायरस, फिर भी पहचान गया। ये सीधा मैं एक और उदाहरण देता हूँ जो आम आदमी समझ सके। हम कॉलेज में पढ़ते थे, 5 साल पढ़े कॉलेज में, तो हमारे साथ में कई लोग पढ़ते थे, सबको बीकॉम में 5 साल, और 20 साल बाद रियूनियन हुआ, तब तक बाल कईयों का निकल गया, कईयों का स्पाइक प्रोटीन। हाँ, यहाँ से डॉक्टर तक बोलिए बहन जी, आवाज इको कर रहा है, लाइव वाले फोन कर रहे हैं। हाँ बोलिए, आप बोल जाइए। तो बस ये आखिरी उदाहरण दूंगा मैं रियूनियन का। 5 साल हम रहे और 30 साल बाद जब मिले तो जितने लोग मिले सब चेंज हो गए। म्यूटेशन किसको कहते हैं, जैसे वायरस चेंज हो जाता, पर वो पूरे 5 साल हमने देखा था सबको, तो वो बाल निकल गए, स्पाइक प्रोटीन निकल गए, फिर भी उसके बोलने का तरीका, चलने का तरीका से हम पहचान गए, करो तो यही है, तो मुरारी है, तो ये है, तो निकनेम भी याद आ गया। अगर हम उसको वैक्सीन होता है तो हम खाली बाल दिखाते हैं और 2 दिन दिखाते हैं, 1 साल दिखाते हैं, 20 साल 10 साल बाद हम भूल जाते हैं। तो हम यही कहते हैं जो नेचुरल इम्यूनिटी होता है वो 5 साल 15 दिन 5 साल के बराबर होता है बॉडी के लिए पहचानने के लिए। और आप अगर वैक्सीन एक दिन देते हो, उसके बाद 6 महीने बाद बूस्टर देते हो, उसके और 6 महीने में बूस्टर देते हो, तो सिंपल सा एग्जांपल है कि जब पूरा वायरस देखा है आपने और 98% म्यूटेशन में 2-3% से ज्यादा म्यूटेशन नहीं होता है, क्योंकि वायरस खत्म हो जाएगा, इतना म्यूटेशन हुआ। तो जिसको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है उसको कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या है कि मैं भी बिलीव करता था कि WHO बोल रहा है, CDC बोल रहा है, जब उन्होंने बोलना चालू किया कि नेचुरल इन्फेक्शन से हमको मालूम नहीं है, जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि नेचुरल इन्फेक्शन वाले को भी वैक्सीन लेना चाहिए 2 हफ्ते बाद या 3 महीने, उस दिन मेरा विश्वास उठ गया। मैं बोला ये तो सबसे गलत अनसाइंटिफिक है रहा है, साइड इफेक्ट भूल जाइए। अगर 80% हमारे जनसंख्या को 80% हो गया है, फॉरगेट अबाउट द साइड इफेक्ट। बजट देखिएगा, मास वैक्सीनेशन में 36,000 करोड़ ऑलरेडी खर्चा किया है 75 करोड़ डोज के लिए। तो अगर 36,000 करोड़ से और एक भी बच्चा नहीं मर रहा, हमारे देश में 2000 बच्चे रोज मरते हैं, 2000 बच्चे प्रिवेंटेबल डिजीज डेंगू से मरते हैं, डायरिया से मरते हैं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस से मरते हैं, बहुत सारी बीमारियों से मरते हैं। अगर आपको बच्चों का हित का इतना फिक्र है तो इन बीमारियों में रिसर्च करना चाहिए। एक बच्चा अगर उनको डेटा दिखाना चाहिए कि कोविड से कितने एक दिन में कितने बच्चा मरता है, मैं तो कहूंगा 10 बच्चे भी नहीं मरते होंगे, एक बच्चा भी मरे तो उसका डेटा पब्लिक डोमेन में डाले तो हम फिर डिसाइड कर सकते हैं हेल्थ इकोनॉमिक्स। जब इसमें एक भी बच्चा नहीं मर रहा है कोविड से और जब 2000 बच्चे दूसरे कारण से मर रहे हैं, तो ये तो कॉमन सेंस है कि पैसा, हेल्थ बजट की बात करते हैं तो कहाँ पैसा खर्चा करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइए जरा कि वैक्सीन इलाज है कोरोना का। लोगों के मन में ये बताया गया है कि अगर आप वैक्सीन ले लोगे तो आप बच जाओगे, आपकी जिंदगी बच जाएगी, और बच्चों को तो जरूर दिलवा दीजिए वैक्सीन। माता पिता कह रहे हैं कि भाई हमको तो पहली फुर्सत में वैक्सीन ले लेना चाहिए। तो जरा आज बताइए यहाँ जो लोग हैं कि वैक्सीन का जो नैरेटिव चला है तो उससे आपकी जान की रक्षा होती है, वो कितना सच है कितना झूठ है।
पॉपुलेशन डेटा देखिएगा, जापान का डेटा देखिए, श्रीलंका का डेटा देखिए, मलेशिया का डेटा देखिए, साउथ कोरिया का डेटा देखिए। वैक्सीन के पहले वर्ल्डोमीटर में डेटा है ग्राफ। वैक्सीन रोल आउट के पहले उनका डेथ्स कम था। वैक्सीन रोल आउट के बाद पॉपुलेशन लेवल भी केसेस बढ़ गए, डेथ्स भी बढ़ गए। इजराइल का डेटा देख लीजिए। तो कोई भी एंगल से ऐसा कोई गारंटी नहीं है, और गारंटी नहीं है अभी चौथा बूस्टर लगा रहा है या तीसरा बूस्टर लगा रहा है तो इसमें कितना फायदा हो रहा है इससे आपको पता चल रहा है वैक्सीन से। और हमको लॉन्ग टर्म हानि नहीं मालूम है। देखिए, अगर बच्चा 10 साल का है, 20 साल का है, 15 साल का बच्चा है, अभी तो 12 साल के बच्चे को भी वैक्सीन स्टार्ट कर दिया, 7 साल के बच्चे को भी वैक्सीन स्टार्ट कर दिया। अभी तक वैक्सीन का जो ट्रायल हुआ कोविवैक्स पे 500 बच्चों में भी ट्रायल नहीं किया, 3 महीने 6 महीने ट्रायल किया। अगर वैक्सीन का साइड इफेक्ट 4 साल बाद होता, 5 साल बाद होता, 10 साल बाद होता, कैसे पता चलेगा कि बच्चे के लिए तो बहुत हानिकारक हो गया। अगर 60 65 70 साल वाले को वैक्सीन दे देते हो, 80 साल वाले को देते हो, उसकी जिंदगी ठीक है, 4-5 साल बाद साइड इफेक्ट होता है, उसको इतना फर्क, उसको भी नुकसान होता है, पर बच्चे का लाइफ तो पूरा लाइफ उसका, अगर मायोकार्डाइटिस के रिपोर्ट आ रहा है स्पाइक प्रोटीन से, हार्ट में मायोकार्डाइटिस हो रहा है, उसको दिल का बीमारी तो पूरा वही हार्ट बच्चे को जिंदगी भर लेना है। और दूसरा बात यह है कि मैं इसके, ठीक है आप अगर साइंस कर रहे हो, मैं साइंस का बिल्कुल पक्ष में हूँ, आप साइंस कर रहे हो तो आपको साइंस में कंट्रोल ग्रुप होता है। अभी जो आदमी रिकवर कर गया, जो बच्चा रिकवर कर गया उससे, उसको भी वैक्सीन दे रहे हो, तो पता कैसे चलेगा कि वो प्रोटेक्शन उसके नेचुरल इन्फेक्शन के लिए कि वैक्सीन के लिए? आपको कंट्रोल ग्रुप रखना चाहिए कि किसी को, जिसको हो गया उसको फॉलो करो, जिसको नहीं हुआ उसको वैक्सीन देके देखो। ये क्यों नहीं रखना चाहते हैं, इनसे पूछना है। और ऐसा तो अभी तक हमको मालूम है, हमने खुद स्टडी किया है, हमने अपने एरिया में 30 लाख के पॉपुलेशन में 1000 लोगों को फर्स्ट वेव में जिनको कोरोना हो गया था उनको हमने फॉलो किया है 1 साल बाद। 1000 में से खाली 13 लोगों को रीइंफेक्शन हुआ था, नेचुरल इन्फेक्शन, उस टाइम वैक्सीन नहीं आया था, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया था। सेकेंड वेव में जो कि बड़ा घातक था, 1000 में से खाली 13 को हुआ था और उनको भर्ती की जरूरत नहीं पड़ी। तो 1% रीइंफेक्शन था आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन, जो कि डेल्टा वेव कहते हैं कि ज्यादा सीरियस है। तो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन था कि हमारा खुद का डेटा है, पब्लिश्ड पेपर है कि 1000 हमने फॉलो अप किया 1 साल बाद, सेकेंड वेव में 8 महीने बाद सेकेंड वेव आया, खाली 1% को माइनर इन्फेक्शन हुआ। तो ये कई डेटा है, और अगर करना है तो स्टडीज करो। मैं तो ये कह रहा ठीक है, पर आप स्टडी नहीं कर रहे हो, आप मास वैक्सीनेशन कर रहे हो, क्वैकरी कर रहे हो, पब्लिक हेल्थ क्वैकरी कर रहे हो, आप मास वैक्सीनेशन, आप स्टडी ग्रुप रखो ना, आधे को वैक्सीन दो, आधे को नहीं दो, फॉलो करो। डॉक्टर साहब एक और बात बता दीजिए यहाँ लोगों को कि ये जो वैक्सीन है वो इमरजेंसी यूज का वैक्सीन है। अभी कौन सा इमरजेंसी है? ये फुल प्रूफ वैक्सीन है कि नहीं, साफ साफ बताइए। वैक्सीन ले या ना ले, ये वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखिए, ये वैक्सीन जो भी है, बीमारी का हमको कॉस्ट रिस्क देखना चाहिए, बीमारी से मरने का रिस्क कितना है। इस बीमारी से हेल्दी पर्सन को मरने का रिस्क बच्चों में तो 1 in 1 million है, एक लॉटरी खरीदने के बराबर है, और वैक्सीन से साइड इफेक्ट के चांसेस ज्यादा है। दूसरी बात है, अगर ये बीमारी का इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट एडल्ट्स में भी जो इंडिया में किया, हमारे सर्वे के हिसाब से 0.1%, 99.99 रिकवरी है इवन अप टू द एज ऑफ 70 इयर्स। कोई भी बीमारी में इतना रिकवरी नहीं है। 99.99% में ना आप कोई वैक्सीन को इवेल्युएट कर सकते हो, ना आप कोई ड्रग को इवेल्युएट कर सकते हो। 99.99% लोग मर जाएंगे, बच जाएंगे। तो इसमें कोई वैक्सीन का तो जरूरत ही नहीं है इतना माइल्ड इलनेस के लिए, और इसको आपको टेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है जहां पे 99.99 रिकवरी है। अगर मान लीजिए इस बीमारी का घातक होता, 10% मोर्टेलिटी होता कि 100 में से 10% लोग मर जाते या 20% लोग मर जाते, तब तो जरूर लेना चाहिए वैक्सीन। अगर इसमें आम आदमी 99.99 रिकवरी है उसका, वैक्सीन से हमको पता नहीं है लॉन्ग टर्म। तो अगर ऐसा हो सकता है कि आपको जो कुछ लोगों में रिस्क ज्यादा है, जिसको कि काफी दूसरी बीमारियां है, जो बहुत ओबीस है, मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज है, उसमें मोर्टेलिटी ज्यादा है, 7% है या 5% है, तो उसको रिस्क वो पर्सनल फिजिशियन डिसाइड करना चाहिए। दिस वैक्सीन शुड बी अवेलेबल, अगर but it should be available at the prescription of the treating physician, not by administrative authorities.
अक्रॉस द बोर्ड कोई भी दवाई, कोई भी वैक्सीन आपको मालूम है नॉट टू बी गिवन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, यह लिखा रहता है, क्योंकि डेंजरस चीजें है, इरिवर्सेबल है, बच्चे को हार्म हो जाएगा, इरिवर्सल है। तो जो चीज इतना सीरियस है, अनटेस्टेड है, हाउ इट इज बीइंग एडवाइज्ड विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ये तो विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हो गया ना, कंपल्सरी हो गया। और डॉक्टर अगर एडवाइस भी करता है तो अपने जजमेंट से नहीं कर रहा है, वो कानून से कर रहा है, ये इनडायरेक्ट कानून बना है। अभी भी सीबीएसई में मेरे कलीग बोल रहे थे कि सीबीएसई में अभी भी एग्जाम में नहीं बैठने दे रहे बच्चे को जिनको वैक्सीनेशन नहीं। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया। डॉक्टर एडवोकेट नीलेश ओझा ने केस किया था, अम्बरपुरी कुछ सीबीएसई ने कल रिटर्न ले लिया। अच्छी बात, एग्जाम चालू है, सब बच्चे बैठ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई विल कन्वेट टू दैट। कल ही मेरे को किसी ने अप्रोच किया था कि ऐसा सीबीएसई है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो ये जो है, अगर ये जो एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट होता है एथिकल कमेटी होता, और ये वर्ल्ड लेवल में इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट आज तक नहीं हुआ। दिस इज वायलेशन ऑफ ऑल एथिकल प्रिंसिपल्स, वायलेशन ऑफ नॉट ओनली एथिकल, वायलेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वायलेशन ऑफ कॉमन सेंस। इसीलिए कहते हैं कि इसमें कोई साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, आम आदमी भी पूछ सकता है, सवाल तो पूछ सकता है ना। डॉक्टर एक हैं आईजीएमएस के, मैं वो सवाल पूछेंगे, एक सवाल उनसे पहले मैं पूछ लेता हूँ। डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि ये महामारी था या आरटीपीसीआर महामारी था? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जो है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहले आप टेस्ट कर रहे हो और कोई सिम्टम नहीं है उसको, और टेस्ट भी क्या है, वायरस या पैथोजन का एक कोई क्या कहते हैं उसको, आत्मा निकाल रहे हो, फॉसिल, जो कि न्यूक्लिक एसिड है, वो आके चला गया, उसका कोई सिम्टम नहीं है, उससे उसको केस। यहाँ तक है कि अमेरिका में कोई गनशॉट वुंड से मरा, आर्टिफिशियल पॉजिटिव है, कॉज ऑफ डेथ इज कोविड, मर रहा है गनशॉट वुंड से, जिसने गोली चलाया वो चला गया भाई।